स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी की। तो आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से एक फिल इन द ब्लैंक्स और दो सेट शॉर्ट आंसर आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ शॉर्ट आंसर की, वेरी शॉर्ट आंसर की, जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स रूप से पूछे जा सकते हैं। तो देर ना करते हुए पहला ही अपने आता है, एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर हैज़ नॉट इंक्रीज्ड टू द सेम एक्सटेंट एज प्रोडक्शन। यानी अगर बात करें हम इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स की, तो मेनली 3 सेक्टर्स में हम इंडियन इकोनॉमी को पढ़ते हैं, वो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर। जो तृतीयक क्षेत्र है अपने इकोनॉमी का, उसको हम कहते हैं सर्विस सेक्टर भी। क्या कहते हैं? सर्विस सेक्टर। और ये जो सर्विस सेक्टर हमारा है, उसके अंदर की बात की गई है कि जो एम्प्लॉयमेंट है सर्विस सेक्टर के अंदर, वो जिस हिसाब से सर्विस सेक्टर का प्रोडक्शन है उस हिसाब से नहीं बढ़ा है। तो ये आपका पहला हो गया। दूसरे के अंदर बात करें हम, तो कॉटन इज़ ए नेचुरल प्रोडक्ट। यानी आप सभी को पता है कि जो कॉटन हम खेतों में उगाते हैं वो क्या है, एक रूप से नेचुरल प्रोडक्ट है। लेकिन जो क्लॉथ क्या होता है, जो क्लॉथ उस कॉटन से बनता है, वो क्या होगा, आपका मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट होगा। क्या होगा? मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट होगा। फिर आता है कि ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ लेबरर्स इन इंडिया आर वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। हाँ, ये बात भी है कि भाई भारत के अंदर जो ज़्यादातर लोग हैं वो किस तरह के सेक्टर्स में काम करते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर से मतलब हो जाता है आपका जो सरकार के अधीन नहीं है, जिसके अंदर आपको किसी तरह की कोई ज़्यादा सुविधाएं जो हैं आपके एम्प्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है। फिर आती है अपने जो सबसे इम्पोर्टेंट फिल इन द ब्लैंक इसमें से मेरे को लगा कि द एक्टिविटीज़ इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर आर इंटरडिपेंडेंट। ये आपके बहुत बार आता है कि तीनों की तीनों एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं, आपके इंटरकनेक्टेड होती हैं, इंटरडिपेंडेंट होती हैं, एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। फिर आपको जो पाँचवें में जो कुछ फुल फॉर्म है वो आपको बताने जा रहा हूँ। एक तो है आपका टिस्को, TISCO, टिस्को। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपके सामने है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। डायरेक्टली आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा और इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा। फिर आता है आपका मनरेगा। तो मनरेगा की फुल फॉर्म जो है वो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और इसको राइट टू वर्क के एक्ट के तहत इसको प्रोवाइड करवाया गया है। और इसी से आपसे पूछ सकता है कि जो मनरेगा एक्ट है उसके तहत जो है हमें कितने दिनों का जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। तो उसके तहत हमें 100 डेज़ का जो एम्प्लॉयमेंट है 1 साल के अंदर वो प्रोवाइड करवाया जाता है। फिर जो हमारा प्लानिंग कमीशन था, जो 2015 से पहले प्लानिंग कमीशन भारत में हुआ करता था, उसकी जगह अब जो है वो नीति आयोग ने जगह ले ली है। जैसे ही भारत में जो बीजेपी की गवर्नमेंट, जिसको मोदी सरकार के नाम से हम लोग जानते हैं, वो एक्ट में आई, तब से योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन की जगह पे आपको क्या देखने को मिलता है? नीति आयोग। नीति आयोग में नीति का जो है वो फुल फॉर्म है आपका दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? जनवरी 1, 2015 को। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर कुछ और जो फुल फॉर्म है आपके सामने वो है NSSO। NSSO की फुल फॉर्म होती है दोस्तों नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। और ये क्या करता है कि जो तीनों ही सेक्टर हैं हमारी इकोनॉमी के, उनके जो डेटा हैं, उनके जो आंकड़े हैं, उनको कलेक्ट करता है। फिर आती है आपकी PCI का मतलब होता है पर कैपिटा इनकम। फिर आता है आपका GVA यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड। फिर आता है GST जो है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि कब से लागू हुआ है दोस्तों? तो वो हुआ है 2017 से। कब से हुआ है? 2017 से। साथ में ये भी ध्यान में रखना आपको। फिर आता है आपका CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये कुछ फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी इस चैप्टर में। आगे चलते हैं तो आगे जो शॉर्ट टाइप आंसर हैं आपके सामने, वो पहला है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखो दोस्तों, इसके अंदर सीधी सी बात यही होती है कि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि कोई व्यक्ति जब वास्तव में क्या करता है कि वो समर्थ भी है काम करने में और वो काम करना भी चाहता है, जो भी उसको रेट मिले, जो भी उसको भत्ता मिले, उस पर काम करना चाहता है, उसको काम नहीं मिलता।
तो ये क्या होता है आपका ओपन अनएम्प्लॉयमेंट होता है। और जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जो काम करना चाहता है लेकिन उसको उसकी क्वालिफिकेशन के अनुसार काम नहीं मिलता, उसको क्या कहते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फिर जो दूसरा पॉइंट है उसका क्या है कि भाई जो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो क्या होता है, परमानेंट इन नेचर, यानी स्थायी रूप से होता है। और जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो टेम्परेरी होता है। क्या होता है, टेम्परेरी होता है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कैन ओक्यूर इन एनी सेक्टर, यानी जो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है वो अर्थव्यवस्था के किसी भी सेक्टर में हो सकता है, लेकिन डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, जो मेनली होगा वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही आपको देखने को मिलता है। फिर अगर आगे बात करें तो एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्लीमेंटिंग मनरेगा 2005। तो इसके मुख्य जो उद्देश्य हैं वो क्या होंगे आपके, तो मनरेगा 2005 इज ए लॉ विच इज इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी ये 2005 का एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लागू किया। इट इज़ रेफर्ड टू एज राइट टू वर्क, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, राइट टू वर्क भी कहा जाता है। बिकॉज इट गारंटीज 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ए ईयर बाय द गवर्नमेंट, यानी ये क्या करता है, आपको 100 दिन रोजगार की जो है वो व्यवस्था करवाता है। और अगर किसी सिचुएशन में अगर गवर्नमेंट क्या होती है, आपको ये 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट देने में समर्थ नहीं होती है, तो वो आपको इसके लिए क्या करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, गारंटीड एक्ट कहा जाता है। फिर अगर बात करें हम अगले की, तो लिस्ट आउट एनी टू डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, यानी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें कोई दो डिफरेंस बताने हैं आपको। तो उसमें क्या होगा दोस्तों, पहला तो होगा ऑर्गेनाइज सेक्टर प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी, यानी सिंपल सा है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में मैंने आपको पहले भी बताया कि क्या होती है, आपकी जॉब सिक्योरिटी रहती है। वेयर एज देयर इज़ नो जॉब सिक्योरिटी इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में और कोई भी जॉब सिक्योरिटी आपको नहीं दी जाती। तो आप एक बात तो ये ध्यान कर लो कि इससे शॉर्ट आंसर ही आना है, इसलिए आपको दो दो पॉइंट ध्यान में रखते हुए चलना है, ज़्यादा इसके अंदर नहीं घुसना है अपने को। फिर आता है ऑर्गेनाइज सेक्टर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर किसके कंट्रोल में होता है, गवर्नमेंट के। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है उसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं देखने को मिलता। तो ये हो गए दो डिफरेंस। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका क्वेश्चन है वो मेरे को ये लगा कि आर द 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इंटर रिलेटेड, क्या तीनों ही सेक्टर आपस में जुड़े हुए होते हैं? हाँ भाई, बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, आर इंटर रिलेटेड। द डेवलपमेंट ऑफ वन सेक्टर डिपेंड्स ऑन द अदर सेक्टर बिकॉज द एवरी सेक्टर सेल्स एंड परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर सेक्टर। ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो एक सेक्टर का जो डेवलपमेंट है वो दूसरे सेक्टर के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होता है। और उसके बाद में अगर आगे वाले की बात करें तो डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर की बात करें तो क्या होता है भाई, पब्लिक सेक्टर में जो भी काम आते हैं आपके, उसको कंट्रोल कौन करेगा? गवर्नमेंट। और प्राइवेट सेक्टर में क्या होगा भाई, प्राइवेट सेक्टर में आपको देखने को मिलेगा कि या तो किसी एक व्यक्ति विशेष यानी इंडिविजुअल के द्वारा ओन किया जा रहा है, या फिर जो क्या किया जा रहा है, किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। दूसरी बात, जो पब्लिक सेक्टर का एम होगा वो क्या होगा? सोशल वेलफेयर, यानी सामाजिक भलाई इसका उद्देश्य ज़्यादा होगा। और वहीं पे जो प्राइवेट सेक्टर का एम होगा वो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ अर्न प्रॉफिट, यानी सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना। फिर आता है आपका व्हाट डू यू मीन बाय टेरिटरी सेक्टर। तो देखो इसमें क्या होता है, जो तृतीयक क्षेत्र है हमारी इकोनॉमी का, वो क्या करता है, किसी भी तरह का कोई भी जो गुड्स है या कोई भी प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस नहीं करता। वो क्या करता है, वो दोनों जो हमारे क्षेत्र हैं उनकी सहायता करता है। कैसे? इसके जो एग्जाम्पल हम ले लें तो आपको देखने को मिलेंगे कि भाई बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और जो अदर हम बात करें क्या क्या हो गया हमारा, बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, एंड और भी जैसे आपके सेक्टर हो गए, जो भी जो आपको सर्विस प्रोवाइड कराता है, किसी तरह का कोई प्रोडक्ट नहीं देता, उसको हम क्या मानेंगे? टेरिटरी सेक्टर का मानेंगे। तो इसी तरह से टेरिटरी सेक्टर क्या होगा? किसी तरह से कोई प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस नहीं करता। फिर अगर हम आगे बात करें, सजेस्ट 2 मेजर्स
टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करने हैं, 2 तरीके बताने हैं जिसके द्वारा जो बेरोजगारी को कम किया जा सके। तो देखो, सबसे पहला होता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज शुड बी सेट अप इन रूरल एरियाज, यानी जो कृषि से संबंधित इंडस्ट्रीज यानी उद्योग हैं उनका ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करना। उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ लाइक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन शुड बी डेवलप्ड इन द कंट्री। तो ये भी आपको करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।